दीपज्योति नमोस्तुते। पहलगाम टेरर अटैक जो हुआ, जो 22 अप्रैल को हमारे पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से कुछ आतंकवादियों ने मासूम सिविलियंस, इनोसेंट सिविलियंस पे जो अटैक किया, ये हमारे देश के इतिहास में इस तरीके से कभी नहीं हुआ है। और जब ये इंसिडेंट का सुना हमने, जब इसके विजुअल्स देखे और किस तरीके से हमने देखा लेफ्टिनेंट कर्नल विनय नारवाल जी का इंसिडेंट की उनकी 16 अप्रैल को मैरिज हुई और वो हनीमून के लिए गए थे कश्मीर में, कश्मीर की ब्यूटीफुल वैलीज में, और 22 तारीख को वो हम सबको छोड़ के चले गए। तो ये एक ऐसा इशू है जो हम सब देख के भूल नहीं जा सकते, हमें भूलना नहीं चाहिए। और क्या ज़रूरी है कि हमारे देश में ऐसे कौन से तत्व हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में बहुत सारी ऐसी अब नीतियों पे काम चल रहा है। आज भी सुबह उनका मन की बात का जो कार्यक्रम था, सर ने शुरुआत ही इस अटैक पे किस तरीके से भारत ने अभी तक क्या क्या एक्शन लिया, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर देना हो, या हमने जो अलग तरीके की सैंक्शंस लगाई हैं, या हमारे वर्ल्ड लेवल में जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, ग्लोबल लीडर्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, यूएस, यूके, सभी कंट्रीज़ ने एक यूनानिमसली इस पूरे एपिसोड की निंदा की है कि ऐसा घिनौना अपराध मानवता को स्वीकार्य नहीं है। तो हमारी जो यंग जनरेशन है उस पर भी ये दायित्व है, बहुत बड़ा दायित्व है बच्चों, कि आप जो कल हो, हमारे देश का फ्यूचर हो, अगर हम ये भूल जाएं कि हमारी नैतिक जिम्मेवारियां क्या हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर कोई टेररिज्म की तरफ ध्यान दे, मेरा मतलब ये है कि इवन हमारे समाज में जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जो छोटी छोटी कुरीतियाँ हैं, चाहे वो हम देखें, जेंडर इक्वालिटी की बात देखें, मैं लेडी ऑफिसर हूँ तो आज भी सिस्टम में मुझे कहीं ना कहीं दिखती हैं कमियाँ, या मेरी जो जर्नी थी सिविल सर्विसेज में आने की वो इतनी आसान नहीं थी। शायद मैं अगर पुरुष रही होती, मेल रही होती तो शायद इजी रहा होता। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज में आज भी ज़रूरत है जिस पे काम करना, और जो हमारा प्रशासनिक तंत्र है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, हमारा पुलिसिंग मैकेनिज्म है, हमारा पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, वो भरपूर प्रयास कर रहा है। जब हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं तो पूरा प्रयास है कि किस तरीके से इंक्लूसिविटी की बात हो, किस तरीके से हम सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स की बात करें। विकसित भारत का मतलब ये नहीं है कि हमें इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर सिर्फ ध्यान देना है, इकोनॉमिक के साथ साथ सोशल इंडिकेटर्स पर ध्यान देना है, पॉलिटिकल इंडिकेटर्स पर ध्यान देना है। तो इसमें हमारा दायित्व क्या है, हम किस तरीके से अपने देश में ग्रोथ स्टोरी को स्क्रिप्ट करने का, उसमें क्या रोल निभाएं, वो बहुत ज़रूरी है। स्वामी विवेकानंद जी हमेशा से यूथ पावर की बात करते थे। हम में से किसी ने उनको नहीं हम मिले, लेकिन उनकी फिलॉसफी, उनकी जो कथन है, उनकी जो राइटिंग्स हैं वो मौजूद है, उनकी स्पीचेस मौजूद हैं। जब भी हम उनकी स्पीचेस को देखें, उनको पढ़ें, एक क्रक्स बहुत निकल के आता है कि युवा शक्ति देश की शक्ति है, और हमेशा उन्होंने युवा शक्ति को प्रोत्साहन करने का प्रयास किया। उनका चाहे वो 1883 का शिकागो एड्रेस हो, या उनकी जितने भी स्पीचेस रही, मेरी एजुकेशन डीएवी पब्लिक स्कूल से हुई है, और वहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, स्वामी विवेकानंद जी, उनका जीवनी और उनकी जितनी भी टीचिंग्स हैं वो बहुत पढ़ाई जाती थी। तो शायद इस वजह से मुझे थोड़ा सा वो मेरे जहन में हमेशा रहता है। तो अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप अंटिल योर गोल इज अचीव्ड। फ्रेंड्स, ये एक वाक्य नहीं है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मार्गदर्शन है कि आप उठो, चलो, और तब तक चलते रहो जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। डू नॉट स्टॉप अंटिल योर गोल इज अचीव्ड। आज हम यहाँ इस पूरे प्रांगण में 3rd ईयर के जो बच्चे हैं, जो यहाँ से हॉस्टल से अब एग्ज़ाम दे के पास आउट होंगे,
और अब आपका एक नया जीवन शुरू होगा। मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरी पढ़ाई हुई, मैं श्री राम कॉलेज में थी, आपका नेबर कॉलेज और हंसराज कॉलेज में मेरा पहले भी आना हुआ। एज अ स्टूडेंट भी मैं आई हूँ और IAS ऑफिसर बनने के बाद भी मैं आई हूँ। आपकी प्रिंसिपल मैम है डॉक्टर रमा, उनके सामने भी मैंने 2 प्रोग्राम्स पिछले 1 साल में मैंने अटेंड किए हैं। तो अब जो ट्रांजिशन है आपकी लाइफ में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कमल सर से जब मैं डिस्कस कर रही थी, वो बोल रहे थे कि कितना चेंज आया है, कि उनके टाइम में सिर्फ बॉयज़ हॉस्टल था, गर्ल्स हॉस्टल नाम का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कॉलेज में। आज हमारे हर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जहाँ पे भी संभव है कोएड हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स हॉस्टल अलग है, बॉयज़ हॉस्टल अलग है। अगर वो सिर्फ विमेंस कॉलेज है तो ऑफकोर्स वहाँ पे विमेंस हॉस्टल है। लेकिन ये जो प्रोग्रेस है, ये क्या दिखाती है? ये प्रोग्रेस ये दिखाती है कि हमारी जो पॉलिसी है वो गर्ल्स की एजुकेशन को प्रमोट कर रही है, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है। आज हमारे बीच एक रिसेंट ये जो रिजल्ट आया पिछले हफ्ते UPSC सिविल सर्विसेज का, उसमें एक ऑफिसर आप ही के कॉलेज से पढ़े हुए वो ऑफिसर सिलेक्ट हुए हैं एंड ही विल बिकम एन IRS ऑफिसर, और फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने क्लियर किया। तो ऐसा उन्होंने क्या किया होगा, आप ज़रूर उनसे सुनेंगे, उनसे बात करेंगे। तो ऐसा उन्होंने क्या किया होगा कि वो कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने अपना जो है दृष्टिकोण इतना क्लियर रखा कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, और फिर उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको क्लियर करके दिखाया। आप अगर परसेंटेज की फ्रेंड्स बात करो तो 10 लाख के लगभग प्रीलिम्स का फॉर्म फिल होता है, और सिलेक्शन कितना होता है, लगभग 1000 की लिस्ट आती है। तो 0.1% रिजल्ट है ये सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन का। उसमें IAS IPS IRS की अगर हम बात करें तो उससे भी कम में ये परसेंटेज चला जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम में से ही लोग हैं जो उतनी क्लैरिटी के साथ में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, और क्या उनकी लाइफ में वो समस्या नहीं होगी जो हमारे साथ है, या जो आप फेस करते हो कि ये वाले कॉलेज के भी एग्जाम हमें देने हैं, यूनिवर्सिटी की गेस्ट सेमेस्टर आ गए, या ये असाइनमेंट है, या ये प्रोजेक्ट सबमिट करना है, उनके साथ भी रहे होंगे। लेकिन उनकी जो मेहनत थी, उस मेहनत से उन्होंने हर चीज़ को पिछाड़ दिया और एक अपना मकाम बनाया। तो फ्रेंड्स, आपका अब जो टाइम आएगा, दिस इज द टाइम दैट यू विल हैव टू टेक अ लीड। एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट से निकल के अब आप दुनिया में इस तरीके से जाओगे कि आपको शायद मेंटर करने के लिए लोग आपको कम मिलें। यू विल बी ऑन योर ओन। दिस इज अ प्रैक्टिकल रियलिटी ऑफ लाइफ। ग्रेजुएशन हो जाती है, उसके बाद परिवार की भी एक्सपेक्टेशन आती है। अब बच्चा ग्रेजुएट हो गया, कब कमाना शुरू करेगा, या कमाए नहीं तो क्या हायर एजुकेशन करना है। तो आपको ये सब डिसीजन लेने हैं, एंड मोर सो आई विल नॉट हेजिटेट फॉर सेइंग दैट शायद लड़कियों के लिए आज भी समाज में समय कम मिलता है। ग्रेजुएशन के बाद वो जो सपने देखती हैं लड़कियां देखती हैं। मैंने त्रिपुरा में काम किया, लगभग शुरुआती मेरे करियर के 8 साल त्रिपुरा में मैं काम किया। उसके बाद हरियाणा में मैं इंटरकालेज टेक्नीशियन में आई, तो देखा मैंने कि रिमोट एरियाज में भी बच्चियां हैं जो सपने रखती हैं। सपने रखने का हक अधिकार सबको है, लेकिन शायद हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, शायद हमारे समाज में सिक्योरिटी की कमी है कि अगर कोई ग्रामीण अंचल में कोई बच्ची कोचिंग के लिए जाना चाहती है और वो कोचिंग का समय शाम का है, तो अप्रोप्रिएट बस फैसिलिटी होने के अभाव में पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि बच्ची को हम अकेले कैसे भेजें। क्यों? क्योंकि निर्भया जैसे इंसिडेंट पढ़ते आते हैं हमें अखबारों में। तो आपका दायित्व सिर्फ अपने लिए ही अच्छा करने का नहीं है फ्रेंड्स, आपका दायित्व है कि हम अच्छे समाज को कैसे हम बिल्डअप करें। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाउ यू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। अपने लिए हम कहते हैं ना, अपने लिए तो सब सोचते हैं, लेकिन इंसान सच्चा वही है जो दूसरों के लिए भी कुछ करे। और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं, आप खुद करके देखो। व्हेन यू डू थिंग्स फॉर अदर्स, यू विल डेफिनेटली लाइक इट and you will have that satisfaction which will give you much more happiness.
कमिंग वेरी ब्रीफली टू माई जर्नी इन टू सिविल सर्विसेज, मैं आप लोगों की तरह इन्फॉर्म नहीं थी। मैं जब स्कूल में थी मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में कुछ नहीं पता था। इवन ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट होने वाली थी, सिविल सर्विसेज के बारे में मुझे नहीं पता था। थर्ड ईयर मेरा आया ख़त्म होने वाला था, मैंने एक कॉलेज मैगजीन में इसके बारे में पढ़ा, और जिस फैमिली से मैं आती हूँ उसमें कभी इसके बारे में बात नहीं हुई। पानीपत के भी आगे धर्मगढ़ गाँव है जिसमें मेरे फादर साहब का जन्म हुआ, और पापा ने बड़ी मेहनत करके वो सीए बने। वो दिल्ली, पहले पानीपत में उन्होंने एजुकेशन की कॉलेज किया, फिर वो सीए की पढ़ाई करी उन दिनों, और फिर वो दिल्ली शिफ्ट हुए। इस वजह से मेरा जन्म दिल्ली का है, लेकिन परिवार तो वही है। बेसिकली हमारे रिलेटिव्स पानीपत, सोनीपत उसी साइड में ज़्यादा है, रोहतक में। तो जब सिविल्स के बारे में पढ़ा तो मेरे को लगा कि मुझे इसमें जाना चाहिए क्योंकि मैं समाज के लिए कुछ कर पाऊँगी। लेकिन जब डिस्कस किया फैमिली से तो नोबडी एग्री। क्वेश्चन ये आया कि आपको ज़रूरत क्या है, क्योंकि मैं सीएस भी कर रही थी, मेरा सीएस कंप्लीट होने वाला था, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, एंड आई वाज अबाउट टू एंटर माय जॉब। मेरी 2 कंपनीज में प्लेसमेंट भी हो गई थी, बट देन आई वाज नॉट रेडी टू ज्वाइन। एंड जब ये डिस्कशन चला तो मैंने यही बोला कि मुझे एक मौका दीजिए, तो मेरे फादर ने, मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, एंड ही ऑल्सो सजेस्टेड वन थिंग that if you are planning to do, because this is so uncertain, you should have a plan B in your life. So by plan B, पापा said कि अगर सिविल्स में नहीं होता है तो फिर आप क्या करोगे, ये आप सोचो। तो मैंने ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो गया, 2003 की बात मैं कर रही हूँ, 20 साल से भी ज़्यादा की बात है, पुरानी बात है ये। ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मेरा 2004 में जून में मेरा CS एग्ज़ाम कंप्लीट किया। फिर मैंने लॉ में एंट्रेंस एग्जाम दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही। आई स्टार्टेड माई LLB क्लासेस, आई स्टार्टेड माई पार्ट टाइम जॉब एज कंपनी सेक्रेटरी, बिकॉज मुझे लगा कि अगर नहीं होता है तो मेरे को एक्सपीरियंस तो मिलना चाहिए। मैं घर पे बैठ के कैसे सीखूंगी कि प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम कैसे करते हैं। एंड प्लस आई ऑल्सो वॉन्टेड टू फाइनेंस माई हायर स्टडीज़ एटलीस्ट टू एन एक्सटेंट, कि कुछ तो अपना बोझा मैं खुद उठाऊँ। तो ये दोनों चीज़ें स्टार्ट की और सिविल्स की तैयारी मैंने शुरू की। तो लगभग 3 साल की मेरी जर्नी रही सिविल सर्विसेज में आने की। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्लियर नहीं हुआ। आई रोट प्रीलिम्स, आई रोट मेंस, बट आई डिड नॉट गेट एन इंटरव्यू कॉल। इंटरव्यू कॉल इसलिए नहीं आया कि मेंस में नंबर कम रह गए, GS में नंबर कम रह गए। तो जब मार्कशीट आई तो मुझे लगा कि अगर मैं GS में इम्प्रूव नहीं करूँगी तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैं कॉमर्स स्टूडेंट रही थी। तो मेरा एक्चुअली में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में पकड़ कमज़ोर था, तो उस पर ध्यान दिया। मैंने दोबारा अपना अटैम्प्ट दिया, और जब मैंने अटैम्प्ट दिया सिलेक्शन भी हुआ, मेरे बैच में ऑल इंडिया रैंक 13 आया। लेकिन मुझे खुशी इस बात की ज़्यादा हुई कि मेरे GS में जो मार्क्स आए वो मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट से ज़्यादा थे। सो फ्रेंड्स, ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि जो मेरी कमियाँ थी उस पर ध्यान दिया और एनालाइज करके उन मिस्टेक्स को कैसे इम्प्रोवाइज करें। सो यू हैव टू एनालाइज, लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स एंड इम्प्रोवाइज विद योर एफर्ट्स। और जब आप ये करोगे तो कुछ भी करना असंभव नहीं है। उसके बाद मैंने त्रिपुरा कैडर ज्वाइन किया। बहुत ब्यूटीफुल स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में। मुझे शुरू में बहुत घबराहट हुई क्योंकि मैं कभी हॉस्टल में भी नहीं रही थी। मैंने पूरी अपनी पढ़ाई घर में रह के की, कोचिंग भी बहुत ज़्यादा मैंने नहीं ली थी। तो दिल्ली से सीधा मेरा वहाँ ट्रांसफ़र हुआ। बंगाली लोग बोलते हैं ज़्यादातर, बंगाली और ट्राइबल कम्युनिटी का एक बहुत अच्छा वहाँ पे एक हार्मनी है। मैंने बंगाली सीखा, लोगों से बातचीत करने का मैंने प्रयास किया, और बहुत धीरे धीरे मैंने अपने आप को वहाँ कोशिश की जितना मैं कर पाऊँ। 8 साल फील्ड में एक्सपीरियंस रहा। फिर मैं हरियाणा आई। हरियाणा की अपनी डिफरेंट समस्याएं हैं, बट ये जो जर्नी है, बीच में मेरे हस्बैंड ने भी, फिर हमारी शादी के बाद उन्होंने एग्ज़ाम दिया, बिकॉज ही वॉज वर्किंग इन द प्राइवेट सेक्टर, ही शिफ्टेड फॉर सिविल सर्विसेज। उनको लगा कि हम दोनों साथ कैसे रह पाएंगे, तो उन्होंने एग्ज़ाम दिया। ही गॉट सिलेक्टेड इनटू IRS एंड ही इज़ IRS कस्टम्स एक्साइज। एंड जर्नी में इतना हमने चैलेंजेस को देखा है। तो फिर सिलेक्शन सिविल सर्विसेज में फिर भी मैं बोलती हूँ आसान है, लेकिन आप जिस इंटेंशन से गए हो उसको आप सस्टेन कर पाना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट देन व्हाट कीप्स यू मूविंग इज़ योर रीज़न ऑफ बीइंग इन सिविल
सर्विसेज कि आप वहाँ क्यों आए थे, आप वहाँ लोगों के लिए आए थे, आप वहाँ पॉलिटिकल बॉसेस के लिए नहीं गए हैं, आप वहाँ पावर के लिए नहीं गए हैं, आप वहाँ अथॉरिटी के लिए नहीं गए हैं। तो जो लोगों को सर्व करने का मौका मिलता है, और ये सिर्फ सिविल सर्विसेज ही नहीं, स्टूडेंट्स के लिए एक बात यही इंपॉर्टेंट है कि आपका जीवन में लक्ष्य क्या है, व्हाट इज इट दैट ड्राइव्स यू। विजन, गोल, प्लान एंड एक्शन इज एन एक्रोनिम व्हिच आई यूज विद द स्टूडेंट्स कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका ओवरऑल विजन क्या है, हाउ डू विजुअलाइज योरसेल्फ आफ्टर 5 years, after 7 years, and then you translate them into goals. Goals are the achievable units, and then you have to make a plan. Unless you plan, you will definitely fail, and then your action is more important. कोई भी प्लानिंग मटेरियलाइज नहीं होगी जब तक आप अपने एफर्ट नहीं दोगे। कोई अच्छे से अच्छा प्लान भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो अपने लक्ष्य को क्लियर रखिए, अपने विजन में क्लैरिटी लाइए, और फिर जब स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज़ को अधूरा नहीं छोड़ना है। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड फॉर स्टूडेंट्स 3-4 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं, आप लोग एग्जाम देंगे, तो टाइम मैनेजमेंट आपको आई एम श्योर कि सीख लिया होगा अब तक। कॉलेज में तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करते हो, तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डू यू मैनेज योर वीक, डेज, एंड देन डेज में भी जो आवर्स हैं। मैं आज भी अपना टाइम मैनेजमेंट, अपना जर्नल, अपना फ़ोन में मैं अपना नोट्स बना के रखती हूँ कि मुझे आज के दिन में ये घंटे हैं, मुझे कहाँ पे कितना टाइम देना है। उसके अलावा डिसिप्लिन आपकी अपने आप शेड्यूल में आपको जो है अपनी पर्सनालिटी में लेके आना है। सो अगर आप टाइम मैनेज करना सीख जाओगे, डिसिप्लिन अपने आप आपको मिलेगा, आप अपने आप कर पाओगे। साथ ही साथ में पॉजिटिव सेल्फ बिलीफ, आपने सुना होगा कि खुद पे विश्वास, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव सोच के साथ। अरुणिमा सिन्हा, उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ, यूपी से बिलोंग करती हैं, कि वो ट्रेन में थी और एक हादसा हुआ जिसमें उनके दोनों पैर चले गए, बट शी वांटेड टू स्केल माउंट एवरेस्ट। सो ये ट्रेजेडी के बाद भी वो रुकी नहीं, उन्होंने पहले माउंट एवरेस्ट स्केल किया, और उसके बाद शी बिकेम द फर्स्ट एम्प्यूटी माउंटेनियर इन द वर्ल्ड टू स्केल द 7 हाईएस्ट पीक्स ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स। उनके बारे में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। मैंने वो किताब पढ़ी है फ्रेंड्स, आपको टाइम लगे तो ज़रूर पढ़िएगा, बाय मिस अरुणिमा सिन्हा। तो फ्रेंड्स, ये जो है आप लोगों में से, हम लोगों में से ही हैं ऐसी स्टोरीज, कहीं से भी बाहर से हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। यू फॉरगेट अबाउट वर्ल्ड, यू थिंक अबाउट इंडिया। इंडिया की क्या स्ट्रेंथ है? हम जब विकसित भारत की बात करते हैं, इंडिया बिकमिंग अ ग्लोबल सुपर पावर। कैन इंडिया बिकम अ ग्लोबल सुपर पावर विदाउट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच वन ऑफ अस? My answer is a definite no, N-O, no. Former President Dr. APJ Abdul Kalam sir, he has mentioned in one of his speeches that the youth of India empowered with energy, innovation, love and passion for my country. As a young citizen of India empowered with ambition and love for my country, I realize we cannot have a small dream. सो ये कोट हम सब के लिए है कि हम स्मॉल ड्रीम नहीं रख सकते हैं, और आप सब लोग बहुत अच्छा करेंगे, मुझे उस बात की पूरी उम्मीद है। और ये एक शुरुआत है, इस जर्नी में आपको डिफ़िकल्टीज आएंगी, बट डिफ़िकल्टीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ज़िंदगी में अच्छा करते जाना है। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स। एंड बिकॉज वी हैव मेनी मोर स्पीकर्स, मेनी मोर इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ जो आज आपसे इंटरेक्ट करेंगे। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर एम्बार्किंग ऑन दिस जर्नी ऑफ प्रोफेशनल अकेडमिक करियर एंड एक्सीलेंस। आज जितने भी बच्चे यहाँ फेलिसिटेट हो रहे हैं, उन सबको मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। अंत में बस एक ही कोट से, जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट कोट्स है, जो मातृभूमि को समर्पित है, उससे मैं अपना वक्तव्य यहाँ ख़त्म करना चाहूँगी। प्रसून जोशी जी की एक कविता है, मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे, मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे, ये अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना फर्ज निभाओगे, ये अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना फर्ज निभाओगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये देश नहीं झुकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। तो ये मातृभाषा, मातृभूमि के लिए जो हमारा समर्पण है, ये जारी रहना चाहिए। एंड लेट अस ऑल कीप कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स स्क्रिप्टिंग इंडियाज ग्रोथ स्टोरी।
My best wishes to all of you. Thank you so very much for inviting me over here. My best wishes to you all. जय हिंद, जय भारत.